नमस्कार। जरा सोचिए, शून्य से शुरुआत करने वाली एक छोटी सी बैटरी निर्माता कंपनी दुनिया की सबसे पुरानी और दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों को कैसे पछाड़ सकती है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ कारें बनाने की बात नहीं है, ये एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करने की कहानी है जिसने पूरी दुनिया के ऑटोमोटिव बाजार का ढांचा ही बदल के रख दिया है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल, आखिर यूरोप के बड़े बड़े ऑटोमोटिव अधिकारियों की रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है? सच मानिए, फोक्सवैगन और रेनॉल्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के बोर्डरूम में इस वक्त एक अलग ही लेवल की दहशत है। लगातार आपातकालीन बैठकें चल रही हैं। और इसका कारण एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग खतरा जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक ऐसा तूफान जो उनके दशकों पुराने बिजनेस मॉडल को जड़ से हिला रहा है। 22। हाँ, 22। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन प्रमुख ग्लोबल मार्केट्स की संख्या है जहां BYD ने आधिकारिक तौर पर टेस्ला को पछाड़ दिया है। इसमें थाईलैंड, ब्राजील और इजराइल जैसे बहुत ही अहम बाजार शामिल हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ किसी एक इलाके का तुक्का है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पूरी दुनिया में मार्केट का एक अभूतपूर्व पुनर्गठन हो रहा है। अब जरा इस डेटा पर नजर डालते हैं। 2025 के ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन यानी BEV की बिक्री के ये आंकड़े एक ऐतिहासिक टिपिंग पॉइंट की गवाही दे रहे हैं। देखिए, 2.26 मिलियन के विशाल बिक्री आंकड़े के साथ BYD ने 1.64 मिलियन पर खड़ी टेस्ला को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये साफ दिखाता है कि इन दोनों कंपनियों की अलग-अलग रणनीतियों ने कैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक नए और निर्विवाद राजा को ताज पहना दिया है। तो भाई, इस इतने बड़े साम्राज्य के पीछे आखिर दिमाग किसका है? महान निवेशक चार्ली मुंगेर ने BYD के संस्थापक वान चुआनफू को थॉमस एडिसन और जैक वेल्च का एक कॉम्बिनेशन कहा है। मतलब एडिसन जैसा जीनियस आविष्कारक और वेल्च जैसी बेजोड़ व्यावसायिक सूझबूझ। वॉल स्ट्रीट के किसी दिग्गज से ऐसी प्रशंसा मिलना इस इंसान की विश्वसनीयता को स्थापित करता है और ये जानने की उत्सुकता पैदा करता है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। लेकिन सफलता की ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। इसकी जड़ें एक बहुत ही गहरे संघर्ष से जुड़ी हैं। 1966 में एक बेहद गरीब गांव में जन्म और फिर सिर्फ 15 साल की उम्र में अनाथ हो जाना। उस मुश्किल दौर में उनके बड़े भाई भाभी ने अपने गहने तक बेचकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया। लेकिन इन असीमित बाधाओं के बावजूद 1995 में उन्होंने $3,52,000 का कर्ज लेकर एक बैटरी कंपनी शुरू कर दी। संसाधनों की इस भयंकर कमी ने उन्हें एक ऐसा सर्वाइवर बना दिया जिसने कभी हार नहीं मानी। अब शुरुआत में BYD के पास सोनी जैसे जापानी दिग्गजों की तरह महंगी ऑटोमेटेड मशीनें तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया? यहीं से जन्म हुआ क्लीन बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का। वांग ने महंगी मशीनों की जगह पारदर्शी सील्ड बक्सों और मैनुअल श्रम का गजब का इस्तेमाल किया और नतीजा, उत्पादन लागत सीधे 70 से 80% तक कम हो गई। इसी जुगाड़ और फ्रूगल इंजीनियरिंग ने उनकी कंपनी के DNA में लागत दक्षता के बीज बो दिए। इस पूरी कॉरपोरेट कहानी में एक बहुत ही भावुक और मानवीय पक्ष भी है। आज लगभग $15 बिलियन की अपार संपत्ति होने के बावजूद वांग चुआनफू शेनज़ेन में अपने भाई के परिवार के साथ एक बेहद साधारण जीवन जीते हैं। वे अपने भाई और भाभी को अपना सबसे बड़ा कर्ज मानते हैं। सोचिए, इतनी गजब की विनम्रता। ये बात इस विशाल व्यापारिक साम्राज्य को एक बहुत ही व्यक्तिगत और जमीनी वास्तविकता से जोड़ती है। खैर, बैटरी से कालों तक छलांग लगाना कोई आसान फैसला नहीं था। 2003 में BYD ने एक डूबती हुई कार कंपनी किंचुआन ऑटो का अधिग्रहण करके ऑटो दुनिया में कदम रखा। इस पर निवेशकों ने इतना भारी विरोध किया कि कुछ ही दिनों में कंपनी के शेयर 30% तक धड़ाम से गिर गए। पश्चिमी आलोचकों ने भी इसका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन फिर 2008 में वॉरेन बफेट के $230 मिलियन के निवेश ने पूरा गेम ही पलट दिया और दुनिया का नजरिया बदल गया। पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। BYD की पहली कार का प्रोटोटाइप, जिसे 316 कहा जाता था, वो इतना खराब था कि डीलर्स ने उसे सिरे से नकार दिया। इसके जवाब में वांग चुआनफू ने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने गुणवत्ता का नया मानक स्थापित करने के लिए खुद एक हथौड़ा उठाया और उस प्रोटोटाइप को चकनाचूर कर दिया। अपनी ही पुरानी विफलताओं को सचमुच कुचल दिया ताकि एक बेहतर प्रोडक्ट बन सके। और इसी क्वालिटी के जुनून ने एक नई दिशा दी।
जहां पारंपरिक एनएमसी बैटरियां कोबाल्ट और निकेल जैसी बहुत महंगी और आसानी से आग पकड़ने वाली धातुओं पर निर्भर करती हैं, वहीं BYD ने लोहे पर आधारित LFP तकनीक पर बड़ा दांव लगाया। मतलब जब प्रतिद्वंदी महंगी धातुओं के पीछे आंख मूंद कर भाग रहे थे, तब BYD ने समझदारी से एक बेहद सुरक्षित, स्थिर और किफ़ायती बैटरी केमिस्ट्री को चुना। अब ये नई ब्लेड बैटरियां कितनी सुरक्षित हैं, इसे भयानक दुर्घटना को दर्शाने वाले इस नेल पेनिट्रेशन टेस्ट से समझते हैं। देखिए, छेद होते ही पारंपरिक बैटरियां 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर भयंकर तरीके से फट जाती हैं, लेकिन BYD की ब्लेड बैटरी ये 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहती है। न कोई आग, न कोई धुआं। सेफ्टी के मामले में ये सच में एक बेजोड़ छलांग है। सेफ्टी तो मिल गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिर आई सेल टू बॉडी यानी CTB तकनीक, जिसने एक और बड़ी क्रांति ला दी। BYD ने बैटरी को सिर्फ एक पुर्जा मानने के बजाय उसे गाड़ी का ढांचा या कहें कंकाल ही बना दिया। इस इंजीनियरिंग चमत्कार से कार की मजबूती दोगुनी हो जाती है और केबिन के अंदर काफी ज्यादा जगह भी मिलती है। बिल्कुल एक तीर से दो निशाने। अब जरा फ्यूचर की तरफ देखते हैं। ब्लेड 2.0 तकनीक 8C की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग रेट ला रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि बैटरी सिर्फ 5 मिनट में 10% से 70% तक चार्ज हो सकती है। 5 मिनट! और इसे सपोर्ट करने के लिए 20,000 नए फ्लैश चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज की टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता। 5 करोड़, जी हाँ, 50 मिलियन। इस तकनीकी छलांग के साथ साथ कंपनी का मुश्किलों में ढल जाने का तरीका भी हैरान करने वाला है। ये आंकड़ा उन मास्क की संख्या है जो BYD ने कोविड महामारी के दौरान हर दिन बनाए। जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ गई थी, BYD ने सिर्फ 7 दिनों के अंदर अपनी फैक्ट्रियों को मास्क बनाने में लगा दिया। ये दिखाता है कि हालात चाहे जो भी हों, ये कंपनी सर्वाइव करना बहुत अच्छी तरह जानती है। अब आते हैं इस अपार ताकत के असली सीक्रेट पर, वर्टिकल इंटीग्रेशन। BYD अपनी कार का 75% हिस्सा खुद बनाती है, चाहे वो चिप्स हों या बैटरी। जब दुनिया चिप्स की कमी से बुरी तरह जूझ रही थी, BYD एकदम अडिग खड़ी रही। वहीं पारंपरिक ऑटोमेकर्स बाहरी सप्लायर्स पर निर्भर होने के कारण सप्लाई की गंभीर अड़चनों में फंसे रहते हैं। यह इन हाउस निर्माण BYD को सचमुच एक अभेद्य किले में बदल देता है। बिल्कुल, अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। अगर हम थोड़ा निष्पक्ष होकर देखें तो कई गंभीर चुनौतियां भी सामने हैं। घरेलू बाजार में एक भीषण प्राइस वॉर के कारण 2025 की शुरुआत में इनका प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़कर सिर्फ 3.9% रह गया। साथ ही यूरोपीय संघ की एंटी सब्सिडी जांच की तलवार भी लटक रही है। ये दिखाता है कि इतनी बड़ी सफलता के साथ कड़ा विरोध भी झेलना पड़ता है। लेकिन मार्केट के इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो टेस्ला और BYD के बीच एक असली डेमोग्राफिक ड्यूल चल रहा है। टेस्ला का फोकस प्रीमियम खरीदारों और बड़े शहरों पर है, जो करीब 26.5 करोड़ लोगों का बाजार है। वहीं BYD की रणनीति छोटे शहरों में किफ़ायती मॉडल उतारने की है, जिसका संभावित बाजार 75 करोड़ लोगों का है। ये सिलिकॉन वैली के एलीट सॉफ्टवेयर और शेंज़न की मास मार्केट मैन्युफैक्चरिंग के बीच की असली जंग है। और इतने बड़े बाजार तक पहुंचने के लिए BYD ने अपनी खुद की एक वॉर फ्लीट तैयार कर ली है। कंपनी ने विशाल रोरो जहाज़ों का अपना बेड़ा तैनात किया है, जो एक ही बार में 7,000 गाड़ियां ले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि BYD ग्लोबल शिपिंग की किसी भी अड़चन को पूरी तरह से दरकिनार कर देती है। पूरी दुनिया के बाजारों में किफ़ायती कारों की बाढ़ लाने के लिए ऐसी रसद स्वतंत्रता सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। तो इन सब बातों को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक अभेद्य वर्टिकल केले और ब्लेड 2.0 जैसी तकनीक के साथ जो चार्जिंग की समस्या को ही खत्म कर रही है, क्या पारंपरिक ऑटोमेकर्स के लिए BYD के साथ मुकाबला करने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वैश्विक ऑटोमोटिव साम्राज्य के दबदबे को समेटता है और हमें भविष्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।